हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे। साथ ही हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें को देखेंगे जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही हमारे जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं, चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, एक सेकेंड। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देखेंगे। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ द की इवेंट्स, मूवमेंट्स एंड फिगर्स दैट शेप्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो अभी अभी हमारे क्या था, इंडिपेंडेंस डे था। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, की इवेंट्स थे जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, प्लस वो मूवमेंट्स और वो जो फिगर्स जो हमारा जो स्ट्रगल है उसको सेव किया हमारी देश की आज़ादी के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इज क्रूशियल फॉर द comprehending the spirit of nationalism that emerged and grew stronger through various phases of resistance against British rule। और इसमें हम सारे सारे स्ट्रगल्स, साथ ही जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स है ना, जो कि बेस लेवल पे काफ़ी ज़रूरी थे, ताकि जो देश का आत्मा है, देश की देशभक्ति का जो आत्मा है उसे उभारा जाए और एकदम अच्छा बॉन्ड बनाया जाए। तो उसके लिए कई कई सारे फेजेस थे हमारी हिस्ट्री में, उसे हम देखेंगे कि किन किन लोगों की वजह से और किन किन कारणों की वजह से हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और क्या क्या स्ट्रगल किया, हम इस चैप्टर में देखेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस डीपली रूटेड इन द शेयर्ड एक्सपीरियंस of colonial oppression and the growing awareness of a common identity among diverse Indian communities। तो हमारा जो नेशनलिज्म है ना इंडिया का, वो जो देशभक्ति का बढ़ाव हमारे जो देश में बढ़ा, वो एक धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब धीरे धीरे वाला प्रोसेस था। डीपली रूटेड इन द शेयर्ड एक्सपीरियंस of colonial oppression and the growing awareness of common identity among diverse Indian communities। और ये कैसे बढ़ा, देखो पूरा जो भारतवासी है वो सब एक, उन सब के एक कॉमन था उस समय, क्या कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। और जब उनको पता चला कि हमें इनसे आज़ाद होना है, तब वो एक जुट हुए और पूरा देश एक ही फीलिंग के साथ था कि हमें देश को आज़ाद कराना है। इससे हमारा जो देश का देशभक्ति है वो बढ़ा, जिससे हम हमारा जो देश है वो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। अंडरस्टैंडिंग दिस पीरियड रिक्वायर्स अप्रिसिएशन ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट फ्यूल द नेशनलिस्ट फायर। तो हम इस पीरियड को समझेंगे और ये अप्रिसिएशन के लायक है। साथ ही जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसको हम देखेंगे, जो कि जिसने नेशनलिस्ट के अंदर, मतलब देशवासियों के अंदर ना एक आग आग लगा दी, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब देशभक्ति के साथ, मतलब कहना चाह रहे हैं यार कि उनके अंदर जो देशभक्ति का आगे ना वो बढ़ा दिया। उसके बाद है फॉर्म द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन under British rule to the intellectual awakening brought about by education and reform movements. Numerous threads converge to view the fabric of Indian nationalism. This section serves as an introductory overview, setting the stage for a detailed explanation of specific events। तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन था, मतलब आर्थिक व्यवस्था का जो तंगी था, वो ब्रिटिशों के कारण हुआ था। और कई सारे इवेंट्स हुए थे जिसने जो देशभक्ति का जो कपड़ा था उसे लहराया। दिस सेक्शन ऑफ सेशन, तो ये हमारा ये जो चैप्टर है ना वो एक इंट्रोडक्टरी वे की तरह है। मतलब थोड़ा सा ये चैप्टर में मतलब बेसिकली सबके बारे में बताने वाला है, इंट्रोडक्शन के बारे में कि सबका देशभक्ति की शुरुआत कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं कि शुरुआत हुआ कैसे। बैकग्राउंड एंड कॉज ऑफ नेशनलिज्म। चलो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्ली ट्रेजेक्टरी ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1914 से 1918 तक चला, आई थिंक सो,
लेकिन 1940 में स्टार्ट हो गया था। तो ये इसकी वजह से ना फर्स्ट वर्ल्ड ना काफ़ी क्रूशियल रोल रोल प्ले किया नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने में इंडिया का। वो कैसे? ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना वो कैटलिस्ट की तरह काम किया। कैटलिस्ट मतलब ऐसा केमिस्ट्री की का शब्द है। कोई भी रिएक्शन होता है ना तो उसमें कैटलिस्ट डालते हैं ना तो वो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, देशभक्ति है ना, उसको बढ़ा दिया। दैट इंटेंसिफाइड द एक्सिस्टिंग ग्रीवनेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और कैसे बढ़ा दिया? देखो, ऑलरेडी हम लोग ब्रिटिशर से परेशान थे, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड हुआ हम और परेशान हो गए। उन्होंने और दुख दिया। विल द इंडिया वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वॉर पे, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज थे, साथ ही जो मैन पावर था, उसका यूज़ किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। जिससे हमारा जो इकोनॉमिक और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे ना इंडियन पॉपुलेशन का, वो काफ़ी गिर गया था। इकोनॉमिक जैसे कि हमारा जो रिसोर्स यूज़ किया, हमारा हमारे लोगों का टाइम यूज़ किया, और हम हमारे जो फैमिलीज थे उनके मर्दों को ज़बरदस्ती लेके गए वर्ल्ड वॉर पे। इससे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुआ, साथ ही इकोनॉमिक, उन लोग खेती वेती नहीं कर पाए। मतलब बहुत नुकसान हुआ है। और ये क्या क्या हुआ उस समय देखते हैं। तो सबसे पहला वार था हैवी वॉर एक्सपेंडिचर। बहुत खर्चा हुआ वॉर के चक्कर में। ब्रिटिश फाइनेंस इट्स वॉर एफर्ट्स थ्रू इंक्रीज टैक्सेशन, custom duties in India. This एक सेकंड दिस इंक्रीज्ड टैक्सेशन एंड कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया। तो देखो, ब्रिटिश ने जो वॉर है ना वो इंडिया के पैसों से फाइनेंस किया था। मतलब इंडिया के लोगों का जो टैक्स है ना उसको उसको बढ़ा दिया था। और जो कस्टम ड्यूटीज थे ना, मतलब इधर से उधर से जाने का कुछ पैसे वैसे, उसको उन्होंने बढ़ा दिया था। दिस प्लेस्ड एन इमेंस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंडियन पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग peasants, traders and the emerging middle class, एक्सैजरेटिंग पॉवर्टी। तो इसने ना मतलब सबका जीना हराम करके रख दिया था। चाहे वो इंडियन, वो कोई छोटा मोटा किसान हो या फिर ट्रेडर हो, व्यापारी हो या फिर मिडिल क्लास हो, सबका हालत बैड कर दिया था। क्यों? क्योंकि पैसे वसूले जा रहे थे सब तरफ से। उसके बाद उसी बीच में जो प्राइस डबलिंग हो गया सब चीज़ का। मतलब बेसिक जो नेसेसिटी चीज़ था, दाल रोटी चावल, इन सब का जो प्राइस था वो डबल हो गया। साथ ही स्कैरसिटी हो गया, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का चेन है ना वो रप्चर हो गया था। इसलिए this fall led to a sharp increase in demand and disruption of supply chains, causing prices of essential commodities to be double between 1913 to 1918। तो 1913 to 1918 के बीच में ना सब चीज़ का प्राइस डबल हो गया, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वर्ल्ड वार हो रहा था। तो कोई भी सामान उस देश से इस देश आ नहीं सकता था, इसलिए पूरा सब चीज़ का प्राइस एकदम बढ़ गया था। दिस रिजल्टेड दिस रिजल्टेड इन सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप एंड वाइड स्प्रेड सफरिंग ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गुड्स। और बहुत कठिनाइयाँ बढ़ गई हमारी, आर्थिक तंगी बढ़ गया। साथ ही बहुत लोगों ने इसको सफ़र किया, और बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टेज था। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट। तो ब्रिटिश पुलिस से क्या था, वो ज़बरदस्ती लोगों को, गांव वालों को आर्मी में ज्वाइन करता था। दिस प्रैक्टिस ऑफ डिस्टर्बेड फैमिलीज, इसने कई परिवारों को भी तोड़ दिया, प्लस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ने उसको भी तोड़ दिया, लीडिंग टू प्रोफाइंड सेंस ऑफ कोइंसन एंड वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो खुद का जो लिबर्टी था, तो खुद का जो आज़ादी था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था ज़बरदस्ती। किसी के साथ करना भी नहीं चाहिए, है ना। 1 सेकेंड, कहाँ से ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो उसी बीच हमारा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गया था, मतलब महामारी भी आ गया था। तो 1918 और 1920 के बीच क्या हुआ था, वो इंडिया ना एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से जूझ रहा था, कपल्ड विथ वाइड स्प्रेड कॉफ रेजल्स। जिससे हमारा जो क्रॉप फेलियर थे ना वो बढ़ गया है। दिस कैटास्ट्रोफिक कॉम्बिनेशन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मिलियंस। तो इसकी वजह से मिलियंस लोगों का मौत हो गया। बिटवीन 12 से 13 मिलियन, 12 से 13 मिलियन, सोचो यार। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 12 मिलियन। भाई साहब, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख ऐसा। फर्दर फील्डिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। इससे ना ये चीज़ और आग बढ़ा दिया ब्रिटिश के खिलाफ। रिजल्ट, तो इन सारी चीज़ों का समेशन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दिस हार्डशिप
and coercive measure led to a growing sense of anger, disillusionment, and resentment against British rule. People began to realize that their suffering was directly linked to colonial policies, strengthening the demand for greater autonomy and eventually complete the independence. तो इसके वजह से हमारा क्या हुआ, हमारे जो दो देश के लोग थे वो सभी दुखी थे और उनको समझ में आ गया कि हम ब्रिटिश के खिलाफ रहेंगे तो हमारा दुख और बढ़ेगा, और उन्हें एकजुटता मिली, उनको एक ताकत मिला ताकि वो अपनी आज़ादी लड़ सकें। उसके बाद हमारे देश में आए गांधी जी। गांधी जी को आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी, वो उसी टाइम पे आए थे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। एसएसटी में तुम्हारा डेट बेटा कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये तुम्हें पता है, तो याद रखना कब है, 1915 में, 5 जनवरी। आपका एनसीईआरटी है तो उसे एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल इतना देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी इंडिया है 1915 में, मार्क्ड अ वाइटल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये काफ़ी ऐतिहासिक मूवमेंट था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, इंडिया की हिस्ट्री के लिए। हैविंग डेवलप्ड द यूनिक फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो ये पहले कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में थे। तो वहाँ भी इन्होंने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी रेसिज्म के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में। और किस फिलोसफी से लड़ा था, सत्याग्रह। और ये एक नया मेथड था जिससे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना पूरे एशिया का, वो बदलने वाला था। सत्याग्रह मतलब क्या होता है, ट्रूथ फोर्स, सच की राह। सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पे चलना। ये एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच था, और किस प्रिंसिपल पे था, पहला तो सच्चाई था और दूसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब कि कोई मारपीट ना होना, एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस। और ये क्या वकालत कर रहे थे कि हर चीज़ की लड़ाई शांति से लड़े, बिना कोई, हर अन्याय की लड़ाई शांति से लड़े। Gandhi believed that a true satyagrahi could win a battle not by physical force or aggression, but by appealing the consequences of the oppressor. This method emphasized the power of truth and the importance of suffering willing for a cause, converting the opponent through persuasion rather than coercion.